हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? ऑल गुड। चलिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने आपको मार्केट तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब थोड़ा सा जो है हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल की रिवीजन करेंगे, उसके बाद बीसीके की रिवीजन करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस साइकिल। जी चलिए, बिजनेस साइकिल क्या है ये आपको भी पता है कि हमारी इकॉनमी की जितनी भी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें जब फ्लक्चुएशंस आती हैं दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल्स क्या है? बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या है? फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। क्लियर है? तो ये जो बिजनेस साइकिल है मीन्स ये जो लाइन हमने बनाई है ये नॉर्मल जो हमारी इकॉनमी में नॉर्मल लाइन है वो है। इट मीन्स ये नॉर्मल फेस है, नॉर्मल फेस जो हमारी इकॉनमी स्मूथ तरीके से चल रही है। लेकिन जब इसमें अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस साइकिल। अच्छा, बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड साइकिल। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स। अप्स मतलब ऊपर जा रहे हैं, डाउन्स नीचे आ रहे हैं। ये जो नॉर्मल फेस है इससे ऊपर या इससे नीचे। तो इसके अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल की 4 स्टेजेस हमारे पास बन जाती हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी हो जाती है? ये वाली यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। नंबर दे रहे हैं इसको ए स्टेज जो है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। नंबर 2 पर हमारी आ जाती है दिस वन, ये जो मैंने एक डॉट लगाया है, दिस इज कॉल्ड पीक। क्लियर है? नंबर 3 पर ये बी पीक है, मैं यहाँ पर सी लिख रही हूँ। ये जो सी पार्ट है मतलब पीक से आप जब नीचे आ रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो, डी तक आ रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद ये जो डी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। समझो अब ये क्या है? एक्सपेंशन मतलब जब हमारी इकॉनमी में सब कुछ एक्सपैंड हो रहा होता है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीज मीन्स जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। लाइक मोर सेविंग्स, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इनकम। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप सेविंग ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी इकॉनमी में। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, जितनी कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको इनकम होगी। मोर इनकम मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट, और जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इसका फिर लिंक किसके साथ है? पावर्टी के साथ। मीन्स इकॉनमी में लेस पावर्टी, तो सारा कुछ ही इंक्रीज होगा। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आप कर रहे हो, इट मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इट मीन्स आप बैंक से ज़्यादा लोन ले रहे हो। बैंक से ज़्यादा लोन लेने का मतलब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, कैपिटल सेक्टर में भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो हर एक चीज़ में प्रॉस्पेरिटी आना मीन्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है? जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है वो बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक्सपेंशन कब होगा? जब हमारी इकॉनमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी रेदर देन पॉपुलेशन। इट मीन्स
इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंक किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ। मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है इट मीन्स आपके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो आप सेविंग ज़्यादा कर पाओगे, सेविंग ज़्यादा करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर पाओगे। तो ये हमारा एक्सपेंशन है ए। अब जब एक्सपेंशन से आगे बढ़ते बढ़ते अब बी स्टेज पर आ जाते हो। बी स्टेज कौन सी है? पीक। पीक क्या है? जिसमें सब कुछ मैक्सिमम हो जाता है, इसके आगे नहीं हो सकता। मैक्सिमम मतलब अब पीक में क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन में मोर एम्प्लॉयमेंट है, अब जितनी एम्प्लॉयमेंट होनी थी वो हो गई, मतलब पीक में क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं सभी को हमने फुली यूटिलाइज कर लिया। पीक में आपकी डिमांड जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई, उसके अकॉर्डिंग हम जितनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते थे हम पीक में कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। तो पीक में सब कुछ ही मैक्सिमम हो जाता है, मतलब मैक्सिमम के बाद कौन सी स्टेज आती है? मिनिमम, ये आपको पता है। तो पीक में सब कुछ मैक्सिमम हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ जाती है, जितनी डिमांड बढ़नी थी वो बढ़ जाती है। तो फुल यहाँ पर पीक में इन्फ्लेशन भी सबसे ज़्यादा हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पीक है। अब एक और बात, ये जो पीक है दिस इज़ कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों बोलोगे? क्योंकि अब आप एक नई स्टेज में एंटर करने जा रहे हो, थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? इवन जो डी पॉइंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रफ, इसको भी हम क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी आप टर्न करके कहाँ पर जाओगे? एक्सपेंशन में। तो बोथ पीक एंड ट्रफ आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। अप जो है ये पीक की तरफ लेके जा रहा है, डाउन जो है फेस ये आपको कहाँ पर लेके जा रहा है? ट्रफ की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। पीक में सब कुछ मैक्सिमम हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होना। तो यहाँ तक आके जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ये मैक्सिमम हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट पर आप पहुँच जाते हो, इसके आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद फिर कौन सा फेस हमारा स्टार्ट होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो जो कॉन्ट्रैक्शन है इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेशन। रिसेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन को हम रिसेशन भी बोलते हैं। अब क्या हुआ? जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो गई, अब उससे ज़्यादा अब आप अगर डिमांड फिर भी इंक्रीज़ करते हो, सप्लाई हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? सप्लाई हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, डिमांड आप बढ़ा रहे हो, तो जो प्रोड्यूसर्स को क्या होना शुरू हो जाएगा? लॉस शुरू होना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर्स का क्या हो जाता है? लॉस शुरू हो जाता है। क्लियर है? और जब प्रोड्यूसर्स का लॉस होगा तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कहाँ पर पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट में भी पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में पड़ेगा, लेस एम्प्लॉयमेंट मीन्स लेस इनकम, लेस इनकम मीन्स लेस सेविंग, लेस सेविंग मीन्स लेस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्शन में, अगर आपके पास नोट्स तो हैं ही हैं, ये लाइन करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाती है। कहते हैं सिंस द इकॉनमी कांट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। कहते कोई भी इकॉनमी ये नहीं कि उसकी ग्रोथ ही होती रहेगी, वो ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर जाके उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा। पीक से फिर वो कहाँ पर आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है। कहते वंस पीक इज रीच्ड, जब एक बार पीक आ जाती है, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टर्ड, डिमांड का बढ़ना रुक जाता है, एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टेन सेक्टर्स। जब आपके पास देखिए अब क्या हो गया, आपको लॉस होने शुरू हो गए एज अ प्रोड्यूसर। स्टूडेंट्स आप तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जी? अभी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों तक? चलिए
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूसर्स को लॉस होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकम, मैंने आपको क्या बताया, कम होनी शुरू हो जाती है। इनकम कम हो रही है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो रही है, फिर आगे से और प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट में और कट करना पड़ेगा हम लोगों को। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो सेविंग भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन। फिर लास्ट फेज हमारे पास कौन सा आता है, ट्रफ। ट्रफ को भी हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। ट्रफ क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज कॉल्ड ट्रफ। सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज कॉल्ड ट्रफ और डिप्रेशन। ठीक है, रिसेशन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन, सारा कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है। जब बिल्कुल ही बॉटम लाइन पर पहुंच जाता है ये सब कुछ, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन पर जब आप आ जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोल देते हैं। तो ये जो हमारा है ये पीक, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल का मिनिमम पॉइंट। इससे नीचे नहीं जा सकते, ये बिल्कुल बॉटम में आप आ जाते हो, सब कुछ ही कम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आपकी डिमांड कम हो गई, इनकम कम हो गई, सेविंग कम हो गई, तो ये सब कुछ ही डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ग्रोथ रेट जहाँ पर जो है, देखिए ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, सी फेस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज़ होते होते डी में जो ग्रोथ रेट है ना, वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। क्लियर है। चलिए आगे देखिए जी, कहते हैं एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टच द बॉटम एंड द फेस ऑफ ट्रफ इज रीच्ड। तो सब कुछ ही आप फिर नीचे आ जाते हो। ठीक है, अब यहाँ से जब आप ट्रफ पर पहुँच गए, जब आप ट्रफ पर पहुँच गए तब आपका एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट होगा, कोई बता सकता है। जब आप ट्रफ पर पहुँच गए तब आपका एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट होगा, जी कोई बता सकते हैं मुझे स्टूडेंट्स। ट्रफ पर जब आप पहुंच गए तब आपका एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट होता है, जी बताएं प्लीज़। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी बताइए। जब आप ट्रफ पर पहुंच गए तब आपका एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट होता है, किसी को नहीं पता। कौन अब इसमें इंटरफेरेंस करेगा इकॉनमी में। ट्रफ पर पहुंच गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी बिल्कुल ही कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम हो गया। ठीक है जी, गवर्नमेंट, जी अब इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी। गवर्नमेंट कैसे इंटरफेरेंस करेगी, कैसे, ये आपको भी पता है कि जितने ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे फिर उतने ज़्यादा क्या होंगे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, अब ज़रूरत है किसकी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। सरकार कैसे करेगी, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज़ करेगी। एक्सपेंडिचर्स इन द फॉर्म ऑफ, सरकार क्या करेगी, एक तो जो टैक्स हैं वो कम कर देगी, साथ में सब्सिडी देना शुरू कर देगी। ठीक है, सब्सिडी मतलब ग्रांट, प्रोड्यूसर्स को ग्रांट देना शुरू कर देगी, तो इससे प्रोड्यूसर्स को मोटिवेशन मिलेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स सरकार कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करेगी, अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट लोगों को देगी, सरकार गरीबी को ख़त्म करने के लिए कुछ करेगी। तो सरकार क्या है, एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। प्राइवेट सेक्टर तो नहीं कर रहा अब, क्योंकि इकॉनमी ट्रफ में आ गया, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होगी। फिर जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है, इन सब से क्या होगा,
प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, क्योंकि जब सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, सब्सिडी दे रही है, हमें खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, टैक्स सरकार ने कम कर दिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों की इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें एक इकॉनमी में रिवाइव मिल जाता है, इकॉनमी में जान पड़ जाती है। तो जब इनकम बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे। फिर आप ट्रफ से कहाँ पर आ जाते हो, एक्सपेंशन में। फिर वापस सारा कुछ वही आ जाएगा, एक्सपेंशन आ गया, फिर आपका आ गया पीक, फिर आपका वापस आ गया रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन, फिर वापस आप कहाँ पर आ जाओगे, ट्रफ में। तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस थी बिजनेस साइकिल की। क्लियर है? अच्छा, इसमें अब बिजनेस साइकिल के मीनिंग आ जाते हैं एग्जाम में। कहते हैं बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अल्टरनेटिवली पहले एक्सपेंशन आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। कहते अब इसमें यहाँ पर क्या है, एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है, ट्रेड साइकिल मीन्स अल्टरिंग विद पीरियड ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड यहाँ पर क्या आएगा, अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड। ट्रेड साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल में क्या है, गुड ट्रेड के साथ साथ क्या है, बैड ट्रेड, अच्छा व्यापार फिर बुरा व्यापार। तो गुड ट्रेड अल्टर हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा किसके साथ, बैड ट्रेड के साथ। तो ये क्या है हमारा बिजनेस साइकिल। चलिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल हमने किए थे। फीचर्स क्या है, एक तो फर्स्ट फीचर तो वही बन जाता है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि बिजनेस साइकिल में 4 फेसेस हैं, दैट इज एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। कहते दीज फेसेस डोंट डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी, द लेंथ ऑफ ईच फेस इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट। कहते स्मूथनेस नहीं है, ये नहीं है कि जितनी देर एक्सपेंशन रहा उतनी देर ही आपका जो है वो पीक रहेगा, उतनी देर ही एक्सपेंशन रहेगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ में वेरिएशन हो जाती है, कम ज़्यादा हो सकते हैं ये। कहते ये जो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस साइकिल, वही बात आ गई, ड्यूरेशन वेरी करती है। दे अकर अगेन एंड अगेन बट नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल। वही बात है, सेम चीज़ लिखी हुई है कि ये नहीं है, ये 4 फेसेस तो रहेंगे रहेंगे। These अकर अगेन एंड अगेन, एक बार पीक आया है तो दोबारा फिर पीक आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं कह सकते। एक बार ट्रफ आया है तो इकॉनमी में फिर से ट्रफ आएगा, अगेन लेंथ फिक्स नहीं है कि कब आएगा। ठीक है, उसके बाद कहते इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी प्रेडिक्ट करना, मैंने आपको बताया कि इतना इजी टास्क नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सको कि अब कौन सा फेस आने वाला है। फिर भी आपने जो पढ़े थे कि हमारे पास इसको प्रेडिक्शन के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं? फर्स्ट वन इज लीडिंग इंडिकेटर, सेकेंड वन इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर, थर्ड वन इज लैगिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर क्या थे? जो आपको एडवांस में ही इंडिकेशन दे देते हैं, क्लू दे देते हैं इकॉनमी में कि क्या होने वाला है। जब आपको एकदम से बल्क में कहीं से ऑर्डर आने शुरू हो गए, कैपिटल गुड्स के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। अगर आप क्या कहते हैं समझदारी से बिजनेस करते हो, ट्रेड करते हो, तब इन क्लूज़ को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर क्या है? कोइंसिडेंट इंडिकेटर हमने किया था। कोइंसिडेंट मीन्स एडवांस में नहीं देता, लेकिन जो इकॉनमी में चल रहा है उसके साथ साथ आपको इंडिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि अब हम कौन से फेज में एंटर कर चुके हैं। लैगिंग जो है ये बाद में बताता है। जैसे एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट आने के बाद अब आपको पता चला कि हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रफ में आ चुकी है, तो ये आपको एडवांस में ही दे देते हैं। कोइंसिडेंट आपको साथ साथ इंडिकेशन देते हैं, लेकिन लैगिंग आपको बाद में देते हैं। तो इनको प्रेडिक्ट करना इजी नहीं है, फिर भी इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, अब हमने फेसेस की बात कर ली।
अच्छा, एक और चीज़, जो बिजनेस साइकिल्स हैं ये कंटेजियस नेचर के होते हैं, इंटरनेशनल नेचर के होते हैं। मतलब हमारी इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी बहुत सारी इकॉनमीज़ के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली अदर इकॉनमीज़ को भी ये इफ़ेक्ट करके जाती है। ये जो चीज़ें थी इफ़ेक्ट करने वाली, ये आपने एग्जाम्पल्स में पढ़ी होंगी। एग्जाम्पल्स हमने बिजनेस साइकिल की एग्जाम्पल की थी। अब हम एग्जाम्पल्स पे ही आ जाते हैं क्योंकि हमने फेसेस तो डिस्कस कर ही लिए। देखिए एग्जाम्पल्स क्या लिखी हुई हैं, वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको हम कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखी है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। कहते यहाँ पर क्या हो गया था, यूएस में डिप्रेशन आना शुरू हो चुका था। यूएस की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई थी, तो इसका इफ़ेक्ट जो है कहते पूरी दुनिया पर पड़ा था। The global GDP fell by around 15% between 1929 and 1932। कहते पूरी जो ग्लोबल GDP है, पूरी दुनिया की जो GDP है वो एग्रीगेट 15% से नीचे आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ यूएस में डिप्रेशन आने की वजह से। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? कहते बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अलग अलग इसके रीजंस दिए थे। एक प्रोफेसर कीन्स हैं, वो कहते हैं इसका रीज़न था कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स कम हो गए थे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स का कम होना मीन्स आपने डिमांड कम करी थी। एग्रीगेट डिमांड का कम होना, जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी इकॉनमी में तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एएस एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। एग्रीगेट सप्लाई कम होने से इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट जाएगा। ठीक है, फिर एक और इकोनॉमिक्स है, कुछ मॉनेटेरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मनी सप्लाई की थ्योरी दी थी। वो कहते हैं कि बैंकिंग क्राइसिस मेन इसका रीज़न था डिप्रेशन का, कि बैंक्स में क्राइसिस आ चुके थे, इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो चुकी थी, जिस वजह से प्रोडक्शन लेवल गिर गया था। प्रोडक्शन लेवल गिर गया था और आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई थी। तो उन्होंने कुछ ये रीज़न्स बताए। अदर इकोनॉमिक्स हैं वो रीज़न किसको दे रहे हैं, वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? डिफ्लेशन को, कि इकॉनमी में डिफ्लेशन हो चुका था। डिफ्लेशन मीन्स चीज़ों का रेट का कम होना। अब इकॉनमी में कुछ हद तक इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो क्या सोच के बिज़नेस कर रहे हैं? वो ये सोच के बिज़नेस करते हैं कि कल को हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। लेकिन जब डिफ्लेशन आता जाएगा तो इसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर पड़ता है। ठीक है जी, चलिए तो अब फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। कहते हैं जो ये भी एक वर्ल्ड वाइड हुआ था, इसका भी इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा था। यहाँ पर क्या हुआ था कि IT बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके थे, IT सेक्टर, कि हाँ आगे जाके हमारा जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? कहते लो इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट बैंक वालों ने बहुत कम कर दिए थे इन 1998-99। तो इसका क्या हुआ कि जब बैंक ने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर दिया, इसका रिजल्ट क्या निकला कि जितने भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या किया, नई नई कंपनी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। इजली लोन मिल रहा है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उन्होंने बोरो करना शुरू कर दिया बैंक से, बहुत ज़्यादा बोरो किया, बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो नई नई स्टार्ट हुई। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? कहते उन्होंने ये सोच के इन्वेस्टमेंट की कि डिमांड बढ़ने वाली है, IT सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन हुआ ठीक इसका ऑपोजिट। अब आपने क्या किया? बैंक से लोन लेकर नई नई कंपनी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। बैंक से लोन लिया ये सोच के कि डिमांड बढ़ेगी, हमें प्रॉफिट होगा, हम इजली बैंक को जो लोन है वो रीपे कर देंगे। लेकिन जब इसका ऑपोजिट हुआ, डिमांड नहीं बढ़ी, तो आप कर्जे में डूब गए, ओवर इंडेटनेस हो गई। ठीक है, आप बैंक को रीपे नहीं कर पाए, एक तो आपका लॉस हो गया, एक बैंकिंग सेक्टर का लॉस हो गया। तो कहते जितना ये, इसका नाम बबल बर्स्ट क्यों रखा गया? कहते एक बबल की तरह ये जो IT सेक्टर है ये उभर के आया था और उतनी ही जल्दी ये टूट गया। ठीक है जी, तो सारा कुछ जो है लिक्विडेशन में चला गया, सारी IT कंपनीज़ को किसी ने अक्वायर कर लिया, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो गई, इकॉनमी जो है वो टोटली डिप्रेशन में आ गई। फिर इसी का इफ़ेक्ट आया ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-2009।
कहते हैं इसका जो इफ़ेक्ट आईटी में जो बबल बर्स्ट हुआ था, इससे ये जो यूएस इकॉनमी है वो और भी ज़्यादा रिसेशन में चली गई। रिसेशन में चली गई तो रिसेशन से निकालने के लिए वही बात आ गई कि जो बैंक्स थे वहाँ के, उन्होंने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ वहाँ पर, तब लोगों ने लोन ले लेकर अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो बैंकिंग सेक्टर ने भी इस उम्मीद में लोगों को लोन देना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, लोग इसको वापस जो है वो रीपे कर देंगे। घर बनाते गए, बैंक लोन देते गए, लेकिन वही ठीक इसका ऑपोजिट हुआ, लोग रीपे नहीं कर पाए तो बैंक क्या हो गया, लिक्विडेशन में चले गए। ठीक है जी। अब देखो वही बात आ गई, हायर डिमांड फॉर हाउसेस। अब लोगों ने डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी ना, क्योंकि लोन ईजिली मिलना शुरू हो गया घर के लिए। हायर डिमांड फॉर हाउसेज लेड टू हायर प्राइसेस। घरों के रेट बढ़ गए, ठीक है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। लेड बोथ हाउस होल्ड्स एंड बैंक टू बिलीव दैट प्राइसेस वुड कंटिन्यू टू राइज। फिर उनको लगा कि हाँ इनके रेट और बढ़ेंगे, लोगों ने और ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। एक्सेस लिक्विडिटी विद बैंक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेड बैंक्स टू लैंड विदाउट चेकिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोअर्स। अब इतना ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि बैंक ने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक नहीं की कि लोग इसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहते इवन जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री पुअर है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सब प्राइम हाउस होल्ड्स, बैंक ने उनको भी लोन दे दिया। जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री पुअर है, जिन्होंने पिछला लोन भी क्लियर नहीं किया, उनको भी एक और लोन देना शुरू कर दिया। तो इसका जो इफ़ेक्ट वही बात आ गई, क्या हुआ, उनको लगा कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन रेट डाउन हो गए, प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए। तो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उनको लॉस हो गया। तो बैंकिंग सेक्टर का जो पैसा वो वापस नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली इकॉनमी किस में चलेगी, रिसेशन में चलेगी। क्लियर है जी। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आई। नेक्स्ट, अब बिजनेस साइकिल को क्यों समझना ज़रूरी है, इसका रोल क्या है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। फर्स्ट इसमें हम जल्दी से इसका रिव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, डिमांड इम्पैक्ट। अब देखिए ये तो है ही है, ये आपने चारों फेसेस आपने डिस्कस कर लिए। चारों फेसेस में अलग अलग टाइप की डिमांड है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो ये चीज़ तो समझनी बहुत ज़रूरी है ना कि अभी हमारी इकॉनमी किस फेज से निकल रही है। देखिए ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखिए कैसे, पहले तो आप डिमांड को एनालाइज करोगे, डिमांड के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाता है बिजनेस साइकिल का। ठीक है, आप देखोगे कि कौन सा साइकिल है, जैसा साइकिल होगा वैसी डिमांड होगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। फिर आप उसी डिमांड के हिसाब से क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो एक बिजनेस में। ठीक है, अब हुआ क्या, आपको लगा कि डिमांड बढ़ेगी। ये सारे जो हमने एग्जांपल्स किए थे यही तो है। ये इकॉनमी में रिसेशन क्यों आया, इसी वजह से तो आया। आपको लगा कि डिमांड बढ़ेगी, उस चक्कर में आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी। ठीक उसका ऑपोजिट हुआ, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल्स हैं इसको प्रेडिक्ट करना इतना ईजी नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, इकॉनमी डिप्रेशन में चलेगी। पर फिर भी इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, डिमांड के ऊपर। डिमांड के बाद फिर इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो है वो डिमांड जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर आएगा, आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर। देखिए आप डिमांड के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस में। एडवांस में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, तो अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे तभी उन लोगों की डिमांड को पूरा कर पाओगे। तो एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर दी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ फ्रेम करोगे। एक्सपेंशन पॉलिसी आ गई इसमें कि मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना। कुछ क्रेडिट पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि हमने क्रेडिट पे सेल करनी है या नहीं करने की, या सिर्फ कैश पर ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। अच्छा, इसमें और क्या दे रखा है, इसी से प्रोडक्शन एस्पेक्ट भी आ गया। प्रोडक्शन एस्पेक्ट,
फिर वैसा ही आप प्रोडक्शन करोगे, ये देख के कि अभी कौन सा पीरियड चल रहा है। अच्छा, अभी कौन सा पीरियड है, मान लीजिए आप कह रहे हो कि एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन के बाद आपको पता है पीक आएगा, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन पीक के बाद क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, फिर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करके क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। कुछ साइक्लिकल बिजनेसेस होते हैं जो सिर्फ कुछ देर के लिए रहते हैं, तो उनको तो ये बिज़नेस साइकिल वैसे ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करके जाता है। साइक्लिकल बिजनेसेस जैसे हाउस बिल्डर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्टोरेंट, एडवर्टाइजिंग, ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स या फैशन रिटेलर्स, तो ये इनकी डिमांड सारा साल नहीं रहती, ये साइक्लिकल बिजनेसेस हैं। तो फिर साइक्लिकल बिजनेस है तो इनको भी इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर एक्सपेंशन है, पीक है, तभी आप इनकी डिमांड करोगे। अब अगर इकॉनमी में रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो क्या आप ओवरसीज टूर प्लान करोगे, क्या आप घर बनाने की सोचोगे, क्या आप रेस्टोरेंट जाने की सोचोगे। रिसेशन में हो, डिप्रेशन में हो, क्या आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की सोचोगे, अपने सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट करने के बारे में सोचोगे, नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बिजनेसेस हैं, ये क्या है, साइक्लिकल बिजनेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, तो आप कौन से पीरियड में करोगे, तो उसके लिए भी बिज़नेस साइकिल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, नई सर्विसेज देने जा रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप देखोगे कि एक्सपेंशन में करेंगे तो सही है, एक्सपेंशन में करेंगे तो सही है, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद पीक आएगा। पीक में अगर आप करने की सोच रहे हो तो उसके बाद तो इकॉनमी ने कॉन्ट्रैक्शन में आना है। अब ये नहीं पता कि पीक रहेगा कब तक, है ना, तो इन चीज़ों की भी आपने कंसीडर करना है। चलिए, उसके बाद क्या दे रखा है, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें वही एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं। ये मैंने जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताए थे एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस ना जी, एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस। इंटरनल फैक्टर्स को क्या बोले थे, एंडोजीनियस, ठीक है, ये हमने किया था जी जी, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। चलिए, अब आगे देखिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाहर है, ये भी बिजनेस साइकिल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। कहते हैं ये जो फैक्टर्स हैं ये बियॉन्ड आर कंट्रोल है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या दे रखा है, पॉपुलेशन। वही बात आ गई, कहते अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा हो जाती है, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम का इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी किस में आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में या ट्रफ में आ जाएगी, है ना। तो ये इसका ऑपोजिट कर लोगे फिर आप। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस आ गई। तो वेदर कंडीशंस जो हैं ये सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को इफेक्ट करके जाती हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, सर्विस और टेरिशरी। तो अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर एक सेक्टर में रिसेशन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अदर सेक्टर्स को भी इफेक्ट करके जाएगा। फिर आ जाते हैं टेक्नोलॉजी शॉक्स। कहते ग्रोइंग टेक्नोलॉजी enables production of new and better products and services. These products generally require huge investment for new technology adoptions. अब वही बात है, अगर आपको लगता है कि नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी तो उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे और अगर ठीक वैसा ही हुआ जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, आपको लगा कि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड एक्चुअल में बढ़ भी गई, तब तो इसका आपको पॉजिटिव
जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो गया फिर आप क्या करोगे? फिर तो वो टेक्नोलॉजी शॉक बन जाएगा ना। आपको ये लगा था कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से हमारा प्रोडक्ट और जो सर्विसेज उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन मान लीजिए लोगों ने डिमांड नहीं की और आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी टेक्नोलॉजी में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर तो हमारी इकॉनमी रिसेशन में ही आ जाएगी। चलिए, वॉर है, और वॉर के टाइम पे क्या होता है, जितने भी इकॉनमी में रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर लगा देते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूशंस। सारे रिसोर्सेज उसके ऊपर लगे। अगर उस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, आर्म्स की प्रोडक्शन होती है, एम्यूशंस की प्रोडक्शन होती है, क्या उसका हमें कोई फ़ायदा होगा? नहीं। हमें किस चीज़ का फ़ायदा होगा? अगर कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो सारी प्रोडक्शन उसके ऊपर लगा दी। कैपिटल गुड्स की और कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम होगी तो वहाँ पर जो लेबर लगी हुई थी वो बेरोज़गार हो गई, इनकम कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो फिर ये सारे फैक्टर्स इंटररिलेटेड हैं। फिर क्या है? पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब इकॉनमी जब बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है ड्यूरिंग वॉर, फिर इसको अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये इधर उधर से हेल्प भी लेती है, कोई भी इकॉनमी हो। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है। वर्ल्ड बैंक जब आया था स्टार्टिंग में, तब इसका मेन मोटिव यही था, टू डेवलप। इसका मेन मोटिव क्या था? टू डेवलप एंड रिकंस्ट्रक्ट वॉर डैमेज्ड कंट्रीज। उन कंट्रीज़ को डेवलप करना, उन कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी ड्यूरिंग वॉर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करती है, ठीक है। तो फिर कंट्री जो है अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की सोचती है, नए नए घर बनते हैं, सड़कें, ब्रिज, जो सब कुछ डैमेज हो चुका था तो वो बिल्डअप होता है। अगर उनकी कंस्ट्रक्शन होगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर इनकम मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, फिर आ गया इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि एक देश बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम इन्वॉल्व हैं किसी एक कंट्री में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, रिसेशन आता है, तो ऑटोमेटिकली वो सभी को इफ़ेक्ट करके जाएगा, और ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जी कुछ इंटरनल रीजंस। इंटरनल, जिसको हम एंडोजीनियस भी बोलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो इसमें ये तो है ही है, प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आउटपुट को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा महंगाई आ गई कि आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप क्या करोगे? डिमांड कम कर दोगे। डिमांड कम करने से फिर प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर एक उसमें आ जाता है इनोवेशन। इनोवेशन भी ट्रेड साइकिल को इफ़ेक्ट करता है। इनोवेशन हम क्या सोच के लेकर आते हैं? इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया करना। नया करना मतलब हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव होता है कि अगर हम कुछ नया करेंगे, नई क्वालिटी लोगों को देंगे, तो इससे हमारी जो है सेल जो है, डिमांड है, वो बढ़ेगी। तो इनोवेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? स्कम्पीटर में। कहते ट्रेड साइकिल अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन विच टेक प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद है फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड। ये तो हमने बहुत बार कर लिया अभी। इफेक्टिव डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या फ़र्क है, बता सकते हो? यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव और जो हमने किया था एग्रीगेट डिमांड, इसमें क्या फ़र्क है? इफेक्टिव डिमांड मीन्स जो हम चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं AD शुड बी इक्वल टू AS। जितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितना आप सप्लाई कर सकते हो, उतना आप चाहते हो कि लोग डिमांड करें। तो जो डिज़ायर्ड डिमांड है ना, जो हम चाहते हैं कि इकॉनमी में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। तो डिमांड का लिंक तो फिर सारी एक्टिविटीज़ के साथ है ही है। ज़्यादा डिमांड करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा फिर इसी में। फिर इसी के साथ देखिए अगला पॉइंट सेम है, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, ये भी आप लोग कर लोगे इजीली। फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो वो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कि सरकार अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, ठीक है, तो इससे हमारी इकॉनमी में और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स भी मोटिवेट होते हैं। अगर सरकार अपने एक्सपेंडिचर पीछे खींच लेती है तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दो पॉलिसीज़ आ जाती हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में तो वही बात आ जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड गवर्नमेंट इनकम। तो फिस्कल पॉलिसी में तो दो चीज़ें आ जाती हैं, ये हमने कर लिया, एक तो एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो सरकार अगर सब्सिडी ज़्यादा देगी, टैक्स कम करेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकॉनमी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा तो हमारी इकॉनमी डिप्रेशन में चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का लिंक किसके साथ है, मनी सप्लाई के साथ। सॉरी, अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका क्या होगा, जी बताइए। हाँ जी, मोर मनी सप्लाई मीन्स ज़्यादा लिक्विडिटी है आपके पास, इकॉनमी में ज़्यादा पैसा है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़्यादा आप डिमांड करोगे। लेकिन वही बात है कि अगर मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई कम है, आप लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो वही सारा फिर आपको पता ही है इसके बाद का, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, है ना जी। जी ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मनी सप्लाई हो गया। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल में ना हम एक्सपेक्टेशंस ले लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक। अगर एंटरप्रेन्योर्स पैसिमिस्टिक हैं कि हाँ जी फ्यूचर इज़ अनसर्टन, पता नहीं डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ये सोच के वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, और एकदम से डिमांड बढ़ गई, फिर वो कहाँ से कोप अप कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, फिर इकॉनमी तो ऑटोमेटिकली रिसेशन में आ जाएगी। सिमिलरली अगर वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि क्या पता डिमांड बढ़ी जाए या डिमांड बढ़ने वाली है, तो डिमांड बढ़ जाती है तो आपका फ़ायदा हो जाता है, अगर नहीं बढ़ती आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमने स्टूडेंट्स मार्केट तक के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए थे, मार्केट तक के मैंने आपके टेस्ट भी ले लिए, बिजनेस साइकिल को हमने रिवाइज कर लिया, टेस्ट देखते हैं आज नहीं तो फिर कल लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर आप कभी भी क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके जी, ये हो गया। इसके बाद हम BCK की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, BCK की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम BCK के टेस्ट लेंगे। चलिए।